हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो किस कारण की वजह से जो है लग सकता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल शॉक को जो है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉक का जो झटका है वो तब लगता है जब हमारे शरीर का कोई जो भाग है वो इलेक्ट्रिकल जो करंट सोर्स होता है उसके कांटेक्ट में आता है, जिससे शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो चलती रहती है, यानी कि प्रवाहित होती रहती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है, यानी कि बिजली के झटके जो है हमें उस वक्त जो है लगते रहते हैं। अब ये जो बिजली का जो झटका है वो कई बार जो है वो हल्का भी होता है, तो कई बार जो है वो ज्यादा भी होता है, और वो कई बार इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति की जो है यहाँ पर मृत्यु भी जो है वो हो जाती है। अब ये जो बिजली का जो झटका है वो इंसान के शरीर के ऊपर जो है कितना वहां पर परिणाम करेगा, ये तय होता है कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो कितनी मात्रा में जो है उसके शरीर में जा रही है, साथ ही साथ कितनी देर तक जो है उसके शरीर से जो है वो वहां पर चलती रहती है। तो ये जो है ये मुख्य कारण बनता है इंसान के शरीर के ऊपर कि उसका जो है उसके ऊपर कितना इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए ये बता पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि बिजली के झटके के कारण जो है शरीर के ऊपर जो है कितना वहां पर प्रभाव हो सकता है। इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन ये माना जाता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल के ऊपर कोई भी काम करते हैं तो उसकी वजह से होने वाला जो भी खतरा है उसको हम पूरी तरह से जो है वहां पर ही रोक सके। तो चलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक हो या फिर इलेक्ट्रिकल जो इंजरीज है वो किस कारणों की वजह से जो है ज्यादातर होती है। अब इलेक्ट्रिकल शॉक हो या फिर जो इंजरीज है वो बहुत सारे कारणों की वजह से जो है वो लग सकती है। तो इसमें से जो है कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है पावर लाइन के कांटेक्ट में आने के कारण जो है इलेक्ट्रिकल इंजरी यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है लग सकता है। सेकंड है कि अगर ग्राउंड में अर्थिंग अगर नहीं किया गया है, यानी कि अगर ग्राउंड फॉल से बचने का अगर उपाय यहाँ पर नहीं किया गया है तो उसकी वजह से भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजरीज जो है वो हो सकती है। थर्ड है कि अगर कोई इक्विपमेंट है उसको अगर जो भी उसकी प्रिस्क्राइब जो मेथड है उसके अनुसार अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजरीज हो सकती है। और फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रिकल केबल को अगर इम्प्रॉपर तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजरीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने मेन जो है यहाँ पर उसके 4 जो है वो कॉजेस देखे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक को जो है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो है इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गीला हाथ होने के कारण इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर खराब है तो उसे कभी भी खुद से होकर जो है उसको सुधार करने का जो है ट्राई नहीं करना है। इसके बजाय जो भी क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन रहेगा उससे ही जो है उसको रिपेयर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो लगे हुए जो प्लग टॉप होते हैं तो उसको जो है कभी भी हमें गीला नहीं होने देना है। साथ ही साथ अगर जमीन हो या फिर फर्श हो वो अगर गीला है तो उस पर से हमें वायर को कभी भी लेकर नहीं जाना है। इसके लिए हमें जो भी वायर रहेगा तो उसको जो है हमें काम के दौरान ओवरहेड या फिर केबल ट्रे के जरिए जो है हमारा जो वर्क प्लेस रहेगा उससे जो है लेकर जाना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कभी भी 3 पिन जो प्लग टॉप है उसका ही हमें इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि नॉन इंसुलेटेड जो वायर है उसका हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ उसको हमें कभी भी टच करने का जो है ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो है संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ये देख लेना जरूरी है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है जो हम जिसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको ग्राउंडेड किया है या फिर नहीं किया है, यानी कि उसको जो है ELCB के साथ कनेक्ट किया है या फिर नहीं किया है उसको चेक करना यहाँ पर काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी स्विच हो, सॉकेट हो या फिर प्लग टॉप हो तो वो अगर खराब हो गए हैं तो उसे बदलने में जो है हमें ज्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि काम को शुरू करने से पहले उसे हमें जो भी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन रहेगा उसके जरिए जो है उसको चेंज करना काफी जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि काम के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक हो या फिर उसके फॉल से बचने के लिए जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उसको हमें जरूर पहनना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब भी हम रिपेयर करते हैं तो उस वक्त उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो उसके लिए जो है हमें लॉकआउट और टैग आउट जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना जरूरी होता है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी आपका वर्क प्लेस है जहां पर आप काम करने वाले हो और वहां पर अगर हाई करंट है तो ऐसी स्थिति में जो है आपको वहां पर काम करने का जो है ट्राई नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप हाइट के ऊपर काम करते हो और ठीक वहां पर अगर पावर लाइन है तो उससे जो है कम से कम 10 फीट की दूरी रखना जो है काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आपका वर्क ऑपरेशन अगर बंद है तो उस वक्त आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो भी बंद होने चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक शॉक हो या फिर इलेक्ट्रिकल जो इंजुरीज है उसको यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के क्या कारण है और उसको जो है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।